के साथ विवेक शुक्ला। देश कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है। वायरस के संक्रमण और बीमारी से अपनों को बचाने के लिए आम आदमी लड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है जिसका सामना मिलजुल कर ही किया जा सकता है। वक्त की इसी मांग ने कुछ लोगों को अपने पराये नफे, नुकसान और स्वार्थ को छोड़कर कुछ बड़ा करने की प्रेरणा दी है। हमारे आसपास ऐसे तमाम लोग हैं जो इंसानियत का फर्ज निभा रहे हैं, बिना लालच के दूसरों की जान बचाने में लगे हुए हैं। मुश्किलों के हर दौर में ऐसे लोगों ने मिसाल कायम की है। जी मीडिया ने हमेशा ऐसे लोगों के जोश, जुनून और जज्बे को सलाम किया है ताकि उनकी कहानी दुनिया के सामने आ सके, उनके जैसे तमाम लोगों को और बेहतर करने की प्रेरणा मिल सके। अपनी इसी परंपरा और विश्वास को कायम रखते हुए आज हम पूरा दिन समाज के ऐसे ही रियल हीरोज की कहानी आपके सामने ला रहे हैं। जी मीडिया की ये पहल है जिसे हमने नाम दिया है द रियल हीरोज। और अब हम जब द रियल हीरोज की चर्चा करेंगे, जिन व्यक्ति से मुलाकात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप जानिए कि वो क्या करते हैं। मौजूदा हालात में सबसे बड़ा सवाल है सांसों के सिलेंडर का, जिंदगी देने वाली ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की जरूरत हो तो कहां मिलेगी, खाली सिलेंडर कहां मिलेंगे, ये वो तमाम बड़े सवाल हो चले हैं। ऐसे में ताज नगरी आगरा में नरेश पारस की मुहिम रंग ला रही है। जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है उन तक ऑक्सीजन पहुंच रही है। उखड़ती सांसों को सहारा मिल रहा है। पिछले 2 दशक से नागरिक अधिकारों के संरक्षण की लड़ाई लड़ रहे नरेश पारस इन हालातों में लोगों को ऑक्सीजन कहां मिलेगी, रिफिलिंग सेंटर कहां है, इसकी जानकारी लोगों को मुहैया करा रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है जिससे लोगों को खासी मदद मिलती है। लोग जब परेशान होते हैं तो उनको बताया जाता है कि ऑक्सीजन कहां मिलेगा, सिलेंडर कहां मिलेगा। नरेश पारस कहते हैं कि उनके पास हर रोज सैकड़ों फोन कॉल आते हैं। उन्हें लोगों की मदद करने पर संतुष्टि मिलती है। तो नरेश पारस वो काम कर रहे हैं जो लोगों के लिए जिंदगी बचाने वाला है। और खुद अब हमारे साथ नरेश पारस जी जुड़ गए हैं। आप समाज सेवी, बहुत बहुत स्वागत आपका नरेश पारस जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। और हम जानेंगे आपके इस लोगों को जान बचाने वाली, उनकी मदद करने वाली इस मुहिम के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम आपसे ये जानेंगे कि कैसे ख्याल आया जब एक तरफ ऑक्सीजन की कमी, सिलेंडर की कमी, इस तरह की खबरें सामने आ रही थी, लोग परेशान हो रहे थे, तो कैसे आपने सोचा कि हम वो स्रोत बने, वो जानकारी बने, वो सूत्र बने ताकि लोगों को उनको ऑक्सीजन मिल सके, ऑक्सीजन सिलेंडर मिल सके? कैसे शुरुआत हुई? देखिए, नमस्कार। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, क्योंकि आपने ऐसे मुद्दे पर लोगों को सामने लाने का प्रयास किया है, क्योंकि आज एक दूसरे की मदद की आवश्यकता है। जिस तरह से आदमी भयभीत है और अपने खोते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी उम्मीदें भी टूटते जा रही है। तो ऐसे में एक दूसरे का सहारा बनने के लिए बहुत आवश्यक है हम एक दूसरे का सहारा बने। तो जब ये ऑक्सीजन की किल्लत होने लगी, जब लोग हॉस्पिटल मना करने लगे उनको कि हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं बची है, बैकअप नहीं बचा है, 2 घंटे का बैकअप है या 1 घंटे का बैकअप है, आप अपने मरीज के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करिए। तो ऐसे में वो जब मरीज जो था, मरीज का तीमारदार है, वो ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर के लिए दौड़ लगाता है। तो शहर में 4 पॉइंट है, तो 4 पॉइंटों में वो दौड़ लगाता है। तो जब वो जिस पहले पॉइंट पर मना कर दी जाती है, फिर दूसरे पॉइंट पर मना कर दी जाती है, तीसरे पॉइंट पर पहुंचता है तब मना कर दी जाती है, जब वो चौथे पॉइंट पर पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और फिर वो व्यक्ति एक्सपायर कर जाता है। तो कई सारे लोगों की इस तरह से मौत हो गई। जब मौत हो गई, जो सब सही समय पर नहीं पहुंच पा रहा था, तो तब मुझे लगा कि ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए और उनको सटीक जानकारी मिल जाए तो उनको समय की भी बचत हो जाएगी और उनको ऑक्सीजन भी मुहैया हो जाएगी। तो फिर इसी के साथ में मैंने आगरा के आसपास के जिलों के ऑक्सीजन के रिफिलिंग सेंटर का मैंने आइडेंटिफाई किया, मैंने उनकी सूची एकत्रित की और फिर खुद जाकर मैंने उनको वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के साथ में खुद फैक्ट फाइंडिंग की, कौन सा पॉइंट चालू है, कौन सा नहीं है, सारे उनके नंबर और सारे एड्रेस फिर मैंने अपने पास दिए। फिर मैंने लोगों को उनकी करंट लोकेशन के बारे में करंट अपडेट देने का मैंने प्रयास करना शुरू किया। सोशल मीडिया के माध्यम से फिर मैंने लोगों से अपील की कि अगर किसी को रिफिलिंग सेंटर की जानकारी चाहिए, अगर कहीं कोई दिक्कत आती है
तो मुझे मेरे नंबर पर या व्हाट्सएप पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको करंट अपडेट दूंगा। जी। तो फिर क्या था, फिर लोगों का फिर फोन आना शुरू हो गए, और फिर मैंने जब इनको इंफॉर्मेशन देना शुरू किया, तो फिर हुआ ये कि एक के बाद एक फोन आते रहे, और लोगों में फिर एक चर्चा का विषय बन गया। और जी। आज मेरे पास कम से कम 800 से 900 के आसपास कॉल आते हैं। जी। मैं उनमें से करीब 450 और 500 कॉल ही अटेंड कर पाता हूँ। बाकी की कॉल जो है, जिनका जवाब मैं नहीं दे पाता हूँ, तो फिर जब रात में मैं सोता हूँ तो उनको सबको व्हाट्सएप पर उनकी प्रॉब्लम पूछता हूँ, और फिर उनको सफिशिएंट उनको मैसेज के माध्यम से भेजता हूँ। नरेश तो पारस ऐसा जी, नहीं है आप कि अकेले ही ये काम कर रहे हैं या आपके साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो आपकी मदद करते हैं? क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में फ़ोन कॉल को अटेंड करना और उसका समाधान भी करना इतना आसान नहीं होता है। जी, देखिए, इसके लिए चूंकि हर आदमी का अपने आप में एक व्यस्त समय है। जी। कोई भी आदमी जो किसी की मदद करना चाहता है, वो पैसे से मदद कर देगा, वैसे मदद कर देगा, लेकिन समय का सबसे बड़ा अभाव रहता है। तो इस दरमियान जब मैंने कुछ लोगों से बात की, तो वो इस चीज के लिए तैयार नहीं हुए। हम्म। तो इस पूरे काम को मैं अकेला मैनेज करता हूँ। जी। सुबह मैं जैसे ही जगता हूँ, तो फिर सारे फोन का उनको जवाब देना, सारी चीजें करना। फिर बीच में जब मैं 2 घंटे का ब्रेक लेता हूँ, नहाने का और खाने का, तो इस बीच में मोबाइल मैं अपना साइलेंस मोड पे करता हूँ। तो फिर जो फोन कॉल्स रह जाते हैं, उनको फिर मैं मिस कॉल को फिर मैं उन्हें दोबारा फोन कॉल करके पूछता हूँ उनसे, आपको क्या दिक्कत है। तो जी। अभी फिलहाल मैं पूरा अकेला ही इसको मैनेज कर रहा हूँ, और आप समझ सकते हैं इतने फोन कॉल्स को बिल्कुल। अटेंड करना हम यही बड़ा समझ टेढ़ा सकते हैं काम है। कि इतनी बड़ी संख्या में फ़ोन, क्योंकि जो फ़ोन करता है वो अपनी समस्या आपको बताता है, उसको ऑक्सीजन चाहिए, उसको ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, और आप उनकी मदद करते हैं। आप समाज जी, सेवा कर रहे हैं, इधर आपका जी, परिवार भी होगा, कैसे आप मैनेज जी। करते हैं? और परिवार की क्या भूमिका है आपके साथ? देखिए, पहले दिन जब मैंने ये काम शुरू किया था, तो परिवार के लोगों ने मुझसे कहा था कि आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रह रहे हो, ये ठीक नहीं है, आपका गला बैठ जाएगा, आपको दिक्कत हो जाएगी, हम्म। क्योंकि बहुत सारा वो काम है, और फिर आपको हमारा भी वो देखना है। तो फिर मैंने उनको यही कहा कि पूरा देश, पूरी दुनिया कोविड जैसी महामारी से जूझ रही है, और एक कहीं न कहीं लोग एक-दूसरे को अपने अपने को खोते जा रहे हैं। तो अगर ये मेरा जो छोटा-सा प्रयास है, वो अगर किसी की ज़िंदगी को और बचा सकता है, तो ये हम लोग एक बहुत बड़ी भूमिका निभा पाएँगे। जी। तो फिर परिवार की बात ये समझ में आ गई, और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इस काम को करिए, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। परिवार मेरा इस मामले में पूरा सपोर्ट कर रहा है, पीछे से बैकअप देता है। बहुत अच्छी बात और है। परिवार यदि और साथ होता है तो आपको उस काम को करने में और ज़्यादा ताकत भी मिलती है। नरेश पारस जी, समाज सेवा के काम में आप कब से जुड़े हुए हैं, और भी किस तरह के आप काम करते हैं समाज की भलाई के लिए, मैं लोगों के कल्याण के लिए? मैं वैसे मोस्टली बच्चों के लिए मैं काम ज़्यादा करता हूँ। जो बच्चे मिसिंग हो जाते हैं, खो जाते हैं, उन बच्चों को मैं रिकवर कराने के लिए पुलिस के पास में जाता हूँ, उनका डेटा लेता हूँ, खुद खुद उनका फिर वेरीफाई करता हूँ, कहाँ बच्चा मिसिंग हो सकता है। अगर परिवार वालों की वो मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं करते, तो उनकी रिपोर्ट दर्ज करता हूँ। ट्रैफिकिंग के शिकार बच्चों को बचाता हूँ, जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज जो हो रहा है, जिन बच्चियों को रेप किया जाता है, ऐसी हम्म। बच्चियों को मैं वहाँ से बचाता हूँ, शोषण से उनको बचाता हूँ। तो जो होम्स में जो बच्चे रहने वाले हैं, उन बच्चों को मैं उनके एड्रेस ट्रेस करके उनको उनके घरों तक पहुँचाता हूँ। तो बच्चों के लिए मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ। ह्यूमन राइट्स से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं, मैं उन पर काम कर रहा हूँ। मैंने जेलों पर भी काम किया है, जो कैदी जेल में बंद हैं, जी। इसी तरह से जुर्माने के अभाव में सजा काट रहे हैं। मैंने ऐसे लोगों को जेलों से आज़ाद कराया है। मैंने जी। ऐसे लोगों को भी जेलों से आज़ाद कराया जो बेगुनाह थे और जेल में रह रहे थे। उनकी बिल्कुल। मैंने पैरोकारी की, फिर उनको जेलों से मैंने आज़ाद कराया। यानी तो कि आप इस तरह की समाज के जो हर वर्ग से जुड़े हुए लोगों के लिए काम करने के लिए तत्पर हैं। नरेश पारस जी, जी, जी। कोई भी अच्छा काम करते समय कई बार देखने को मिलता है कि कुछ कठिनाइयाँ भी आती हैं। आप जब लोगों को ये जानकारी दे रहे हैं कि ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी, रिफिलिंग कहाँ होगी, सिलेंडर कैसे मिलेंगे, तो एकदम से बल्क में ऑक्सीजन की डिमांड जब आई, और अभी भी है, ऐसा नहीं है कि अभी ख़त्म हो गई हो, तो एकदम से प्रेशर भी बढ़ा होगा। तो कैसे आपने इसको मैनेज किया, और क्या कुछ कठिनाई आपके सामने आई? देखिए, जब मैंने इसमें प्रयास किया, तो शुरुआत में जब मैंने लोगों को बताना शुरू किया, तो कुछ लोगों को जब उसका जानकारी मिली, तो फिर उन्होंने एक-दूसरे को बताया। तो कुछ लोगों को विश्वास नहीं हुआ, बोले कि क्योंकि हम लगातार फ़ोन कॉल कर रहे हैं, हमने
अभी 10 जगह फोन किए हैं, सिटी कंट्रोल रूम में ही फोन किया है, प्रशासन के पास में ही फोन किया है, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है, कोई जवाब नहीं देता रहा है, एंगेज जा रहा है, बंद जा रहे हैं। तो ऐसे में जब आपसे जानकारी मिली है, कैसे हम इसको वेरीफाई कर लें, कैसे हम कर सकते हैं कि ये सही जानकारी है। जी। तो पहले तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उनको मैंने इन्फॉर्मेशन दी तो वो सही जगह पर पहुंचे, तब उनको विश्वास हुआ। फिर उन्होंने मुझे मैसेज से थैंक्स लिखा है उन्होंने। किसी ने लिखा कि आपके माध्यम से मेरी वाइफ बच गई, किसी ने लिखा मेरा दोस्त बच गया, किसी ने लिखा मेरी माँ बच गई। तो उन्होंने धन्यवाद भी दिया। और फिर चूंकि जब इतने फोन कॉल्स आ गए तो फिर एक मेरा जो मोबाइल था, मैं तो कॉलिंग पे बिजी था, फिर मैंने अपने घर का मोबाइल लिया, उसको मैंने व्हाट्सएप से कनेक्ट किया। तो फटाफट मैं उनको करंट लोकेशन के व्हाट्सएप पर मैं उनको मैसेज भेजने लगा। तो काफी पहला जो था काफी परेशानी कितने दिन वाला हो गए आपको इस तरह का काम करते करते, लोगों को ऑक्सीजन के बारे में सही जानकारी देते देते? मैं पिछले 8 सालों से इस ऑक्सीजन वाले मामले पे काम कर रहा हूँ। और उससे पहले मैं लोगों की वैसे मदद कर रहा था, लेकिन जब ये ऑक्सीजन का जब संकट गहराया तो मुझे लगा ये ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। अगर किसी की सांसें बच जाती हैं, किसी को अगर जीवन दान मिल जाता तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। तो मैंने जितने भी काम थे सारे कामों पर अपने पर रोक लगा दी और मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों की सांसें बचाने के लिए मैं प्रयास करता रहा, और वही मैं लगातार कर रहा हूँ। नरेश जी, आप वो काम कर रहे हैं जो अभी इस वक्त कई मामलों में बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। ऑक्सीजन को लाने के लिए कमियां आई हैं सामने, ये भी सामने आया है। आप वो काम कर रहे हैं कि लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि लोगों को ऑक्सीजन कैसे मिलेगी। तो ये लिंक कैसे हुए आपके साथ, और आपको ये जानकारी कैसे मिलनी शुरू हो गई कि कहाँ कितनी ऑक्सीजन बची हुई है, कहाँ कितने सिलेंडर हैं? किसी और का भी साथ मिलता होगा आपको इसको लेकर? इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जैसे ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर का जो जानकारी थी, सबसे पहले तो मैंने खुद गया वहां जाके, मैंने उनके नाम, नंबर, एड्रेस सारे कलेक्ट किए। कलेक्ट करने के बाद में फिर मैंने उनसे नंबर लिया, और चूंकि वो सारे बिजी रहते हैं तो उनके एक एक कर्मचारी का मैंने नंबर लिया। तो फिर मैं बीच बीच में उन कर्मचारियों से पूछता हूँ कि आपके यहाँ का क्या स्टेटस है। तो तब वो मुझे जैसे ही बताते हैं कि हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है, दूसरा प्लांट शुरू हो गया, तो मैं जो करंट लोकेशन होता है, जो करंट अपडेट होता है, फिर मैं उन लोगों तक भेजता हूँ। मैं व्हाट्सएप पर उन लोगों को लोकेशन तक भी शेयर कर देता हूँ कि कहाँ पर रिफिलिंग हो रही है। तो उसको लेकर जो मैं काम कर रहा हूँ, तो वैसे तो लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा है कि आसपास के जो लोग मैं आइडेंटिफाई करके आया था, तो वहां से मुझे उनके कर्मचारियों से और उनसे अपडेट मिल जाता है किस जगह पर हो रही है। नहीं, तो आप किस तरह का तो सहयोग चाहते हैं नरेश पारस जी को? क्या आपको कई लोग सुन रहे हैं, और कोशिश यही है हमारी भी कि हम रियल हीरोज को सामने लाकर उनके बारे में बताएं, वो क्या काम कर रहे हैं ये भी बताएं, लेकिन कठिनाइयां जो सामने आ रही हैं उसको भी दूर किया जाए। तो आप हमें बता सकते हैं कि आप इस वक्त किस तरह की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं? सबसे ज्यादा कठिनाई का सामना मैं इसलिए ये कर पा रहा हूँ क्योंकि फोन कॉल्स की संख्या ज्यादा है और अटेंड करने वाला मैं केवल अकेला हूँ। अगर इसमें कोई सहयोग मिल जाता है, फोन कॉल अटेंड हो जाए और उनको सही जगह पर सही जानकारी मिल जाए, जो हमारे पॉइंट्स हैं जहाँ रिफिलिंग सेंटर है वहां से हमें अपडेट मिलता रहे, तो ये एक बड़ी मदद साबित हो सकती है। जिस तरह से प्रशासन ने अपने कंट्रोल रूम बनाए हैं, क्योंकि उनके कंट्रोल रूम पर लोगों ने जब फोन किया तो उनको सही जानकारी नहीं मिली, या तो वो फोन बंद मिले या फिर एंगेज मिला। तो ऐसे में लोगों की फिर उम्मीद उसमें टूट जाती है, क्योंकि जब वहां से जब उम्मीद टूट जाती है तो फिर वो किसी न किसी नंबर पर जब बात करता है तो सभी के साथ में फिर एक जैसा ही वो बर्ताव करते हैं, भाई ये नंबर भी फेक होगा। तो ऐसे में अगर किसी तरह से अगर मदद मिल जाए, जो सरकारी सिस्टम है उसका हमें बिल्कुल नरेश पारस जी, हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको जान रहे हैं, आपके काम को पहचान रहे हैं, और उम्मीद यही करते हैं कि लोग आपसे जुड़ें और आपके इस समाज सेवा के काम को और ज़्यादा मजबूती के साथ लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आप लोगों की जान बचाने का भी काम कर रहे हैं। आपके माध्यम से लोगों की जान बच रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नरेश पारस जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप जो काम कर रहे हैं वो तारीफ के काबिल हैं, और आप ही जैसे लोग सही मायनों में रियल हीरोज़ के तौर पर इस महामारी से सामना करने में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, समाज को संदेश दे रहे हैं। छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौटते हैं।